बियोनोस डियासटोडोस स्पेरोक्यूटोडोस बियान। क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या बोला हमने? कोई बात नहीं, अगर समझ में आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने बोला क्या, और अगर नहीं समझ में आया देन स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर ज़रूर देंगे कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला क्या। इज दैट क्लियर? तो बताइएगा ज़रूर कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला आपसे। अच्छा लगेगा हमको अगर आप बताएंगे तो आज क्या है कि आज कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर चलते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या हैं, इनका काम क्या होता है बॉडी के अंदर, ये कैसे फंक्शन करते हैं, तो इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक विद द न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं ना कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी बॉडी के होते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस मेडिएटर्स होते हैं जो कि हमारे नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। ये क्या होते हैं? ये केमिकल मेडिएटर्स होते हैं, केमिकल मेडिएटर्स होते हैं, और ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन, नर्व इम्पल्स कंडक्शन के लिए क्या होते हैं बॉडी में हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि एक ओवरव्यू बताते हैं। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर्स को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओटो नाम था। इन्होंने एटो द्वाई 1921 में न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिस्कवरी की थी। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का ये एक ओवरव्यू बताएंगे। तो जैसे कि थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है कि सपोज करिए ये क्या है, ये एक न्यूरॉन है। ठीक है, ये एक न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन से जो बड़ी वाली एक पाथवे गया हुआ है इसको कहते हैं हम लोग एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद यहाँ पे आते हैं नर्व टर्मिनल्स। ठीक है, हमको समझना है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे ये न्यूरॉन है, अब ये न्यूरॉन जो है ये हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है वो एक न्यूरॉन होता है, ये न्यूरॉन है। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन होता है, ये न्यूरॉन या तो इस न्यूरॉन की जो एंड होती है, ये एंड किसी मसल से, यानी कि स्केलेटल मसल्स से अटैच होती है इस तरह से। ये सपोज करिए ये कोई स्केलेटल मसल्स है जिसके साथ अटैच है। ठीक है, और या फिर ये न्यूरॉन जो है ये किसी और न्यूरॉन से यहाँ पे अटैच रहता है इस तरह से। ये सपोज करिए यहाँ पे कोई और न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। तो दो भी चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई न्यूरॉन का एंड जो है वो किसी स्केलेटल मसल्स से अटैच है, या फिर ये न्यूरॉन जो है किसी दूसरे न्यूरॉन से अटैच है। तो होता क्या है कि अगर इसको, जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो न्यूरॉन का अपर वाला पार्ट होता है, जहाँ ऊपर वाला मतलब कि जहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है, इम्पल्स कहाँ से जनरेट होती है? यहाँ से, यहीं से इम्पल्स जनरेट होती है। ये एक्सॉन से ट्रैवल करते हुए हमारे मसल्स तक आती है। ठीक है, एक्सॉन से ट्रैवल करती है और ये हमारे मसल्स तक आती है या फिर दूसरे न्यूरॉन तक जाती है, यानी कि इम्पल्स जो है यहाँ से जनरेट होती है। ये है एक्सॉन, इस एक्सॉन से होकर इम्पल्स जो है ये आती है नीचे, और तब फिर हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इस ऊपर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये गैप दिख रहा है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं साइनैप्स। और जो बाद वाला होता है इसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है,
तो अब हमको जानना है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो होते क्या हैं। तो अगर इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट हमने सर्किल किया है, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग जूम करके देखते हैं तो जूम करने पर ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब ये जो पार्ट है ये क्या है, ये साइनैप्स है। साइनैप्स मतलब कि साइनैप्स है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नर्व का कंडक्शन होता है। अब इस साइनैप्स के अंदर क्या होती है, इस तरह से साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं और नर्व इम्पल्स कहाँ से आ रही है, यहाँ से नर्व इम्पल्स है, यानी कि इम्पल्स का जनरेशन हो रहा है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, यानी कि ये प्री साइनेप्टिक से आ रही है नीचे, यानी प्री साइनेप्टिक से जो नर्व का टर्मिनल है, न्यूरॉन का टर्मिनल है, वहाँ पे आ रही है। तो ये जो वेसिकल्स दिख रही हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो भरे हुए रहते हैं इस तरह से। इनको कहा जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। इसके अंदर क्या है, इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं ये। तो जब नर्व इम्पल्स आती है तो ये नर्व इम्पल्स क्या करती है, इनको एक्टिवेट करती है, इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को। तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या होते हैं, ये ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि यहाँ से ये निकलेंगे बाहर और ये आते हैं पोस्ट में। इस तरह से ये साइनेप्टिक जो वेसिकल्स है ये ब्रेक कर जाती है, और ब्रेक करने के बाद ये कहाँ जाते हैं, पोस्ट में। और पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक में यहाँ पे इनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन रिसेप्टर्स पे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं आके बाइंड करते हैं, और बाइंड करने के बाद जब ये आगे जाते हैं तो ये क्या कराते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एक्शन करवाते हैं। एक्शन यानी कि जैसे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, रिलैक्सेशन करवा रहे हैं, तमाम चीज़ें करवाते हैं। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था कि न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है। तो हमने जैसे बताया कि ये जो है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल्स। इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, यही न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको कहते हैं हम लोग ACH, यानी कि एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो होता है, या फिर सक्सिनिल कोलिन कहा जाता है, एक और होता है इसको सक्सिनिल कोलिन कहा जाता है। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। तो ये एक ओवरव्यू था न्यूरोट्रांसमीटर का, एक इंट्रोडक्शन था कि ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर क्या कराते हैं, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन करवाते हैं। सबसे पहले 1921 में ओटो लोवी ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, अब हमको देखना है एक एक न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और ये बॉडी के अंदर क्या क्या करते हैं। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं अब। ठीक है, तो जो पहला न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसको हम लोग कहते हैं एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ACH। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग एसिटाइल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे होगा, जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं उसी के अंदर ये फील्ड होता है, और जब जैसी ज़रूरत पड़ती है ये प्री से पोस्ट में आता है, अपना काम करता है, और काम करने के बाद फिर वापस हो जाता है। तो पहला आता है इसमें से एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन जो होता है ये किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये हमारे बॉडी में एक्सटर्नल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर तमाम तरह के जो एक्सटर्नल एक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ये इंक्रीज़ करवाता है, बॉडी के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, इसके अलावा ये न्यूरोट्रांसमीटर मेमोरी और लर्निंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में। यानी अगर हम लोग कोई चीज़ याद कर रहे हैं, हमारी मेमोरी से रिलेटेड है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होता है उसका रोल होता है। अब बात करते हैं, होता क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी में अपना काम करते हैं। अगर इनकी कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जा रही है या कम हो जा रही है तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के अल्टरेशंस हो जाएंगे। अब उन अल्टरेशंस के बारे में भी बात करते हैं। जैसे अगर एसिटाइल कोलिन जो है, अगर किसी भी वजह से इसका कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जा रहा है तो हमको एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है, भूलने वाली बीमारी, जिसको हम लोग कहते हैं अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर्स डिजीज़।
ये क्या होती है, ये एक तरह की डिमेंशिया होती है। डिमेंशिया, ये डिमेंशिया यानी कि इसमें क्या होता है, आदमी जो होता है वो चीज़ें भूल जाता है। चीज़ें भूल जाता है इन द सेंस कि जैसे घर पे आए, खाना खाया, फिर भूल गया खाना खाना, मतलब कि खाना खाया था, ठीक है, पानी पिया, भूल गया पानी पिया था, अपना नाम भूल जाता है, अपना एड्रेस भूल जाएगा और तमाम चीज़ें जो है वो भूल जाता है आदमी। तो ये एसिटाइल कोलिन के लेवल कम होने की वजह से होता है बॉडी में। और वहीं ऑन अदर हैंड अगर एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है, यानी एसिटाइल कोलिन का लेवल अगर बढ़ जाता है, तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर सीवियर मसल्स स्पैज्म हो जाता है। सीवियर मसल्स स्पैज्म हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, ये कहाँ हमको मिलता है, ये मिलता है ब्रेन के अंदर। जो हमारे ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर तमाम तरह की वेसिकल्स होती हैं, वहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो बनता है और बॉडी के अंदर अपना एक्शन करता है। तो ये था पहला न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। ओके, तो सेकेंड न्यूरोट्रांसमीटर, सेकेंड जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका नाम है डोपामिन। डोपामिन, या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डोपा भी कहते हैं। ये सेकेंड न्यूरोट्रांसमीटर है। अब इसका काम क्या होता है, तो डोपा जो होता है या फिर डोपामिन जो होता है, ये भी हमारे ब्रेन के अंदर ही पाया जाता है। ब्रेन के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। सबस्टेंशिया नाइग्रा, ये एक ब्रेन के अंदर रीजन होता है। इसी ब्रेन के रीजन के अंदर ये डोपामिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। और अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये बॉडी के अंदर क्या करता है, ये इनहिबिट करवाता है। इनहिबिट करवाता है डिफरेंट तरह के एक्शंस, डिफरेंट तरह के जो हमारे बॉडी में एक्शंस होते हैं उनको इनहिबिट कराने का काम करता है। और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बॉडी में मूवमेंट के लिए, बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, अटेंशन के लिए, हम कितना ज़्यादा अटेंटिव हैं उसके लिए, लर्निंग के लिए, इसके अलावा प्लेजर हो गया, सेंसेशन हो गया, इन सब के लिए ये जो डोपामिन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी के अंदर डोपा का या फिर डोपामिन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है किसी वजह से, तो हमको एक बीमारी हो जाती है। ये भी एक बहुत ही एडवर्स टाइप की बीमारी है, मतलब बहुत एक्सट्रीम, जिसको हम लोग कहते हैं पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़, ये बीमारी हमको हो जाती है। पार्किंसंस में क्या होता है कि आदमी के चलने और वॉक करने की एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। पार्किंसंस का जो पेशेंट होगा वो आपको हमेशा इस तरह से दिखाई देगा, ऐसे झुका हुआ, हाथ मुड़ जाते हैं हमेशा। मतलब क्या होती है कि जो मूवमेंट होती है वो उनकी वो हो जाती है, सस्टेन हो जाती है, वो मूव नहीं कर पाते सही से। पेशेंट जो है वो इसके अंदर मूव ही नहीं कर पाता है, प्रॉब्लम हो जाती है इसके अंदर, पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर। इसके अलावा जो दूसरी इसके साथ कॉम्प्लिकेशन होता है उसको कहते हैं हम लोग साइज़ोफ्रेनिया। साइज़ोफ्रेनिया भी हो जाता है, यानी डोपामिन की अगर आपके अंदर बॉडी के अंदर कमी होगी तो आपको पार्किंसन डिजीज़ भी हो सकती है और साइज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने इसमें डिस्कस किया कि क्या है ना कि ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसी तरह से सेम तरह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में मिलते हैं, और इनको जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है ये एक न्यूरॉन के थ्रू, जैसे हमने शुरुआत में बताया था एसिटाइलकोलिन का एग्जांपल देखे कि साइनेप्टिक वेसल्स के अंदर ये फील्ड होते हैं और वहाँ से ये निकल के बॉडी के अंदर काम करते हैं। तो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हमारे बॉडी में ऐसे ही काम करते हैं। सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का अलग अलग रोल होता है, जैसे हमने अभी एसिटाइलकोलिन और डोपामिन के बारे में डिस्कस किया, इसी तरह से आगे भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे देखा कि जो एसिटाइलकोलिन था वो रिस्पॉन्सिबल था अल्जाइमर डिजीज़ के लिए, डोपामिन रिस्पॉन्सिबल था हमारा पार्किंसन के लिए। तो सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का बॉडी में अलग अलग रोल होता है और अलग अलग काम होता है, और अगर इनकी कंसनट्रेशन अप एंड डाउन होती है तो बॉडी में अलग अलग कॉम्प्लिकेशन हो सकती है।
तो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द थर्ड न्यूरोट्रांसमीटर, जो थर्ड न्यूरोट्रांसमीटर है इसको हम लोग कहते हैं 5-HT। अब HT का फुल फॉर्म होता है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, या इसी को हम लोग कहते हैं सीरोटोनिन, सेरोटोनिन, सीरोटोनिन या सेरोटोनिन जो भी प्रोनाउंसिएशन है कहते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर है, 5-HT के नाम से जाना जाता है। अब 5-HT जो होता है, ये 5-HT अराउंड 90% जो 5-HT होता है वो हमारे GIT यानी कि जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसके अंदर सेल्स होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एंट्रोक्रोमैटिन सेल, एंट्रोक्रोमैटिन सेल्स। इनके अंदर क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, और इनका काम क्या होता है, ये हमारा मूड रेगुलेट करता है। क्या करता है, मूड रेगुलेशन। यानी जैसे कुछ लोग का होता है ना कि मूड अभी अभी खुश हैं, फिर बाद में वो हो गया उदास हो गए, फिर अचानक से गुस्सा आ गया, तो जो मूड रेगुलेशन होता है वो 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन की वजह से होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ इमोशनल स्टेट भी जुड़ी होती है, इमोशनल स्टेट भी जुड़ी होती है, यानी इमोशंस को भी ये हमारे कंट्रोल करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर हंगर, टेम्परेचर, इन सब पे भी क्या होता है, इसका राज होता है और इनको कंट्रोल करता है ये। इसके अलावा अगर जो सीरोटोनिन है, अगर इस सेरोटोनिन का कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर हमारे कम हो जा रहा है तो हमको क्या हो जाएगा, हमको हो जाएगा डिप्रेशन, डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा मूड डिसऑर्डर हो सकता है, मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मूड डिसऑर्डर्स मतलब डिप्रेशन तो पता ही है, अक्सर लोग क्या हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तो वो सीरोटोनिन के लेवल कम होने की वजह से होते हैं। मूड डिसऑर्डर मतलब क्या होता है कि अक्सर लोगों का मूड जो होता है वो स्विंग करता है। स्विंग करने का सेंस है कि जैसे अभी खुश हैं, अगले पल उदास हो गए, फिर उसके अगले पल गुस्सा आ गया, तो कहते हैं मूड स्विंग करना, अचानक से स्विंग कर जा रहा है। अभी अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं, एकदम बढ़िया से बात कर रहे हैं, एक बैग उनको गुस्सा आ गया, तो ये मूड स्विंग होना इसको कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सेरोटोनिन का रोल है। सेरोटोनिन जो है ये कहीं ना कहीं मूड स्विंग करने में और इस तरह की मतलब कि जो दिख रही है किसी भी इंसान के अंदर, या किसी भी कोई लड़का या लड़की या फिर कोई वुमेन या मेन के अंदर इस तरह का कोई एक्टिविटीज़ दिख रही है, तो उसके लिए सेरोटोनिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पे अगर सेरोटोनिन जो है, अगर इसका कंसंट्रेशन किसी वजह से बढ़ जाता है तो हो जाती है हमको एक बहुत ही भयंकर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़, जिसको कहते हैं हम लोग ऑटिज्म, ऑटिज्म कहते हैं। अब ऑटिज्म के बारे में आप अगर आई थिंक बर्फ़ी मूवी सबने देखा होगा, बर्फ़ी देखा ही होगा, रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की मूवी थी। तो उसके अंदर जो प्रियंका चोपड़ा जो थी वो मेंटली रिटार्डेड से दिखाया था, मेंटली रिटार्डेड दिखाया था कि उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो नॉर्मल नहीं थी, तो उसे जो प्रॉब्लम थी वो ऑटिज्म ही थी। उसके अंदर क्या थी, ऑटिज्म लाइक कैरेक्टर थे, उसने उसमें रोल जो प्ले किया है ऑटिज्म के ही पेशेंट का रोल प्ले किया है प्रियंका चोपड़ा ने। तो वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं कि ऑटिज्म के अंदर पेशेंट होता है वो कैसा हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर पे। नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर जो है यानी कि फोर्थ वन जो है, इसका नाम है नॉरएपिनेफ्रिन। नेक्स्ट है नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइट या फाइट। इसको कहते हैं हम लोग फ्लाइट या फाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन क्या होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जैसे कि कोई इस तरह की कंडीशन हो जा रही है कि जैसे कि भगदड़ मच गई है, या फिर कहीं पे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, या अचानक से कुत्ते ने दौड़ा लिया है, या फिर अचानक से किसी ने गोलीबारी स्टार्ट कर दी है, तो उस इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये अचानक से हमारे बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है, हमारी बॉडी में अचानक से एनर्जी भर देता है। इसके अलावा फाइट और फ्लाइट के अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के अंदर लर्निंग और मेमोरी के लिए भी, लर्निंग एंड
मेमोरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये भी नॉरएपिनेफ्रिन, ये जो हमारे बॉडी के अंदर अगर इसका कंसंट्रेशन जो है नॉरएपिनेफ्रिन का कंसंट्रेशन अगर बॉडी के अंदर कम हो जा रहा है किसी वजह से, तो हमको मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है जैसे कि डिप्रेशन वगैरह हो सकता है, डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। या फिर अगर नॉरएपिनेफ्रिन का जो लेवल है वो हमारी बॉडी के अंदर अगर इंक्रीज़ कर जा रहा है, तो हमारे अंदर क्या होती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। एंजाइटी बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर आती है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में एंजाइटी आएगी, बेचैनी होगी, तो उससे और भी चीज़ें होती है। हमारा ब्लड प्रेशर राइज कर सकता है, हमारी हार्ट रेट जो है वो भी इंक्रीज़ कर सकती है। और अगर बहुत ज़्यादा हार्ट रेट वगैरह इंक्रीज़ कर गई तो क्या हो जाएगा, कार्डियक फेल्योर। तो नॉरएपिनेफ्रिन के कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से कार्डियक फेल्योर के भी चांसेस होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दिया है तो हमारा हार्ट जो है वो फेल भी कर सकता है। तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। नेक्स्ट, मूविंग टू आवर नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर है यानी कि 5th वन, इसका नाम है गाबा। गाबा स्टैंड्स फॉर गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड ये जो होता है ये हमारे बॉडी के अंदर ये भी एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका फुल फॉर्म है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। अब गाबा हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि ये गाबा जो होता है ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही ये सिंथेसाइज होता है। ये क्या करता है कि ये हमारी जो स्लीप साइकिल है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के अंदर स्लीप साइकिल। इसके अलावा ये एंजाइटी को भी डिक्रीज़ करता है, एंजाइटी को भी हमारे बॉडी के अंदर डिक्रीज़ करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, जो हमारे ईटिंग डिसऑर्डर हैं उनको ये इंक्रीज़ करता है। स्लीप एंड ईटिंग डिसऑर्डर जो होता है इसको ये क्या करेगा, एलिवेट करने का काम करेगा। और अक्सर गाबा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रिहैबिलिटेशन में। रिहैबिलिटेशन इन द सेंस जैसे ड्रग अब्यूज़ वगैरह है तो उसमें रिहैबिलिटेशन में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। रिहैबिलिटेशन फॉर ड्रग अब्यूज़, फॉर ड्रग अब्यूज़ इसके अंदर हम लोग गाबा का और इसके अलावा इस गाबा की वजह से एक और हमारे बॉडी में डिसऑर्डर होता है जिसको हम लोग कहते हैं ADHA, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। ADHA यानी कि अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जो होता है ये भी क्या होता है, गाबा की वजह से ही हमारे बॉडी के अंदर होता है। यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर को देखते हैं। हम बहुत ही डिटेल में नहीं बता रहे हैं, बहुत ही ओवरव्यू दे रहे हैं बस न्यूरोट्रांसमीटर्स का, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसका नाम है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स, अब ये एंडोर्फिन्स क्या करते हैं कि ये हमारे बॉडी के अंदर जो पेन का परसेप्शन होता है उसको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस पेन परसेप्शन,
जो हमारे बॉडी में पेन का परसेप्शन होता है, पेन का सेंसेशन होता है, उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? क्रिएट पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर अगर इनका कंसंट्रेशन जो एंडोर्फिन है, अगर इसका बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसके होने की वजह से बॉडी के अंदर पेन होती है, यानी बॉडी जो है वो एक्सपीरियंस करता है पेन। तो ये हो गया एंडोर्फिन्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर है 7th, इसका नाम है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट जो होता है ये भी हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वहीं पे इसका सिंथेसिस होता है। ग्लूटामेट भी क्या होता है, ये किस में रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारे मेमोरी में, मेमोरी के अलावा लर्निंग, मेमोरी हो गया, लर्निंग में इन्वॉल्वमेंट होता है इसका, मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट होता है, बॉडी में मूवमेंट भी करता है ये, ठीक है। इसके अलावा बॉडी के अंदर क्या होता है, ये क्या क्या डिक्रीज़ करता है बॉडी के अंदर? ये बॉडी के अंदर अगर ग्लूटामेट का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर तो क्या होगा? हमको फैटीग होगी। फैटीग यानी कि हमको थकान बहुत ज़्यादा लगेगी, हर थोड़ी देर पे हम थक जाएंगे। मेमोरी जो है हमारी पुअर हो जाएगी। पुअर मेमोरी यानी कोई चीज़ हमको सही से याद नहीं रहेगी। इसके अलावा हमको एक और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग ALS। ALS होता है अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। लेटरल स्क्लेरोसिस, तो अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस भी होता है, ये भी एक तरह का न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस होता है और बॉडी के अंदर ये न्यूरॉन्स को डिजेनरेट कर देता है और फिर बॉडी के अंदर तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। तो ये हो गया। अब जैसे कि हमने बताया था, अच्छा नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, एक लास्ट हार्मोन है, ठीक है 8वां, जो 8वां है उसका नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ये भी एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में ये मिलता है हमारे बॉडी के अंदर। और ये जो है किस में यूज़ होता है? ये यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिसिटी। स्पेस्टिसिटी, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेस्टिसिटी के अंदर, मतलब स्पेस्टिसिटी के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। स्पेस्टिसिटी मतलब होता है कि इसमें हमारे मसल्स जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, मसल्स गेट्स टाइट, ठीक है, मसल्स जो है हमारे टाइट हो जाते हैं, तो इसके अंदर ट्रीटमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं ग्लाइसिन को। अब जैसे कि हमने बताया था कि अब जो ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इनको हम लोग मोनोअमीन्स कहते हैं, मोनोअमाइंस या फिर अमीन्स कहते हैं, मोनोअमीन्स। अब इसके अंदर जैसे हमने बताया डोपा, ठीक है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन, ठीक, नॉर एपिनेफ्रीन और एसिटाइलकोलिन, ये सारे हार्मोन आते हैं जिसके अंदर से डोपामीन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन और एपिनेफ्रीन जो होता है इनको हम लोग कहते हैं कैटेकोलामाइंस। इनको कहते हैं क्या? कैटेकोलामाइंस कहते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा ठीक है, ये तो कैटेकोलामाइंस हो गया। बाकी जो अमाइनो एसिड वाले होते हैं ये तो मोनोअमाइंस हो गए। अमाइनो एसिड्स वाले जो वो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ग्लूटामेट, इसके अलावा गाबा,
और ग्लाइसिन। तो ये सारे क्या थे, न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, जो कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में कि ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं ये बॉडी के अंदर हमारे सीक्रेट होते हैं तमाम मतलब कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं उसी के थ्रू क्या होते हैं, ये बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं, और सीक्रेट होने के बाद ये अपना काम करते हैं, काम करने के बाद फिर ये डिग्रेड कर जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बस नॉलेज के लिए कि ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे बॉडी के अंदर तमाम चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अपना अपना काम करते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, पर उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमने बस एक ओवरव्यू दिया है। तो एक बार आप अगर इसे देखें और समझें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इनका क्या क्या रोल होता है। सो ओके, एसिक्वी, मुखैस, ग्रेशियास, वाइक्वेन, टेंगास एंड गुएंडिया। अभी भी नहीं समझ में आया होगा, क्या बोला? समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा, नहीं समझ में आया देन स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो, उसमें हम आपको आंसर बताएंगे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में और वीडियो के एंड में हमने क्या बोला था। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।